मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 2 अप्रैल के 475वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम, साथ ही हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मित्रों, निश्चित ही इस अंक का संबंध बीते 2 दिन पूर्व 31 मार्च 2026 देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूर्व में ही घोषणा की थी कि इस देश के अंदर 31 मार्च 2026 एक लास्ट डेट है। उस दिन के बाद कोई भी इस देश के अंदर माओवादी, नक्सलवादी, आतंकवादी के लिए स्थान नहीं रहेगा और ये आंदोलन पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है। भारतीय सुरक्षा बलों के अप्रतिम बलिदानों की श्रृंखला जो रहती है देश हित के लिए, खास तौर से बाबा साहब के संविधान की सर्वोच्चता, शुचिता, पवित्रता बनाए रखने के लिए वह जो अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, उसी क्रम में यह एक बहुत बड़ा संकट बाबा साहब के संविधान के खिलाफ माओवादियों, नक्सलवादी, आतंकवादियों ने जब खड़ा किया था, वह लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली। और वह लड़ाई कितनी व्यापक थी, उसके क्या परिणाम होने जा रहे थे राष्ट्र के, और बाबा साहब के संविधान के सामने एक चुनौती बनकर जो खड़ी हुई थी। मैं आज इस अंक में सत्ता बंदूक की नली से नहीं, बाबा साहब के संविधान से मिलती है, इसके द्वारा बताने का प्रयास करूंगा। अंक कुछ लंबा हो सकता है, विषय महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों ने इस के बारे में और जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखी तो मैं इसके दूसरे भाग में भी इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस देश के अंदर विदेशी विचारों से प्रेरित कम्युनिस्ट पार्टी ने सन 1920 के बाद पांव पसारने शुरू किए थे। किस प्रकार कम्युनिज्म विचारधारा इस देश में फैलती जा रही थी, और जो हमारे पड़ोसी चीन, जो कम्युनिज्म विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाला था, आधुनिक चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग ने का एक सुप्रसिद्ध वाक्य था कि सत्ता बंदूक से नली से निकलती है, प्राप्त की जाती है। और किस प्रकार इस देश में 60 के दशक के बाद कम्युनिस्ट जो आंदोलन था वो 2 भागों में बटा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो माओ के बोध वाक्य को अपना आदर्श मानते थे, वह लोग माओवादी कहलाए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। लेकिन वह जो चोला उड़ रहे थे, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव में शामिल हुए, लेकिन उनके विचारधारा के आधार पर जो लड़ाई लड़ रहे थे वह धैर्य नहीं रख पाए और वह लड़ाई में जीत नहीं पाए। तो उनके ग्रुप ने, माओवादियों ने आतंकवाद का रास्ता चुना और उसी समय से नक्सलवाड़ी गांव पश्चिम बंगाल के अंदर एक घटना से प्रारंभ हुआ यह आंदोलन, बाद को नक्सलवादी आतंकवादी आंदोलन कहलाया। मित्रों, आपको जानना चाहिए कि यह आंदोलन कितना विराट हो चुका था, कितनी बड़े भूभाग क्षेत्र में भारतवर्ष के एक समय तो 35-40% भारत के भूभाग में वो अपने पांव पसार चुका था। आप जरा इसकी कल्पना करें। यह नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से दक्षिण के तिरुपति मंदिर के बीच में एक बहुत बड़ा एक लाल गलियारा बनाने में वह सफल हो गए थे। सफलता के पीछे किन किन लोगों का हाथ था और कितना बलिदान, और इस लड़ाई को, इनके फैलाव को रोकने के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने दिया। संभवतः देश की आम जनता का ध्यान इस ओर उतना नहीं गया जितना जाना चाहिए था। हम सबके ध्यान में कश्मीर समस्या तो आती है। मित्रों, कश्मीर समस्या एक प्रदेश की समस्या थी, उसमें पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आतंकवाद था। लेकिन मित्रों, यह जो समस्या थी, यह नेपाल से चलकर यह आंदोलन और इसका प्रभाव क्षेत्र पूर्वी
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक तक फैल गया था। और मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, यही क्षेत्र भारत का एक औद्योगिक क्षेत्र भी था। भारत की खनिज संपदा सभी इसी क्षेत्र में पाई जाती थी। भारत के विकास को किस प्रकार रोके रखने के लिए, भारत के विकास को ठिठक ठिठक कर चलने के लिए इस आंदोलन ने जो अपनी भूमिका अदा की थी, उसके कितने गंभीर परिणाम इस राष्ट्र ने झेले हैं, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, इस आंदोलन के कारण इन गरीब, वनवासी, गिरवासी, दलित, एसटी समाज के बीच विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पाई, जिनका वो आरोप लगाते थे सरकारों पर कि ये सरकार विकास के कार्य नहीं करती। उनके आरोप किसी हद तक सही हो सकते हैं मित्रों, लेकिन उसकी लड़ाई के लिए बाबा साहब ने संविधान के अंदर व्यवस्था की है। उस संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत न चलकर उन्होंने इस लड़ाई को किस प्रकार उन क्षेत्रों में हथियारों के बल पर लड़ा, और इस लड़ाई को मदद करने वाले लोग किस प्रकार इस देश के शहरी कस्बाई क्षेत्र में थे। मित्रों, वह समाज के हर क्षेत्र में थे। कॉलेजों में बैठे प्रोफेसर थे, वामपंथी विचारधारा से शिक्षक थे, डॉक्टर थे, न्यायाधीश थे, वकील थे, एनजीओ चलाने वाले लोग थे, मुखौटे लगाए विभिन्न राजनीतिक दलों में बैठे लोग थे। विभिन्न राजनीतिक लोग अपने निजी हितों के लिए, वोटों के लिए इन क्षेत्रों में इन लोगों को आश्रय देते थे, प्रश्रय देते थे। मित्रों, इसी प्रकार के एनजीओ, इसी प्रकार के जो अर्बन नक्सलवादी कहे जाते थे, उनके हाथ में वह नक्सल आंदोलनकारियों की तरह नहीं दिखते थे। वह, मैंने जो क्षेत्र बताए, पत्रकारिता के जगत में बहुत बड़े लोग थे। वह अपने अपने स्थान पर रहकर इनके इस देश विरोधी, संविधान विरोधी, बाबा साहब के संविधान के ना मानने वाले लोगों के बारे में किस प्रकार महिमा मंडन करने का काम करते थे। घायल हो जाते थे ये लोग, उनको इलाज भी उपलब्ध कराते थे, पकड़े जाते थे। इनके लिए बड़े बड़े वकील, जिनकी फीसें करोड़ों लाखों रुपए में हुआ करती, किस प्रकार न्यायाधीश इनके लिए संविधान से ऊपर उठकर एक गरीब हित और शोषण की बात करके किस प्रकार उनके लिए न्यायिक व्यवस्था में लाभ दिलाने का काम करते थे। इसकी एक बहुत बड़ी कथा, समय अभाव में उसे बताना संभव भी नहीं है। मित्रों, किस प्रकार इस देश ने, इस देश के सुरक्षा बलों ने इस लड़ाई को पल पल, तिल तिल इस क्षेत्र में लड़, इस लड़ाई के बीच सुरक्षा बल को बहुत बड़ी मात्रा में हमारे सुरक्षा बल शहीद हुए, और साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाले एसटी समाज के लोग, जनजातीय लोगों को विकास से महरूम होना पड़ा। ये सरकार ने इनके क्षेत्रों में कुछ विकास कर भी दिया, वह चाहे पुल हो, सड़क हो, स्कूल हो, वह चाहे बिजली के पावर हाउस हो। यह आतंकवादी उनको बमों से उड़ा देते थे। मित्रों, इस प्रकार धीरे धीरे ये संघर्ष चलते हुए जब एनडीए की सरकार छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की बनी, उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम, सलमा जुड़वा कार्यक्रम चलाया। उसके माध्यम से इन एसटी समाज के नवयुवक और महिलाओं और ग्राम पंचायतों के माध्यम से सारे विकास की योजनाएं उनके साथ चलाई, और उनके लिए सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा की विशेष व्यवस्था करी। उन नवयुवकों को इन आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए हथियार भी दिए, और यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हुआ कि उस क्षेत्र के एसटी समाज के, वनवासी, गिरवासी समाज के लोगों के बीच धीरे धीरे इन आतंकवादी, माओवादी, नक्सलवादी आतंकवादियों से मोहभंग होना शुरू हुआ। और इस कारण किस प्रकार अर्बन नक्सलियों ने शहरों में बैठकर इस आंदोलन, इस सलमा जुड़वा के आंदोलन को किस प्रकार बदनाम करने का काम किया, और अदालत में ले जाकर इस मामले को रखा कि आखिर कोई सरकार किसी आंदोलन को कुचलने के लिए जनता को किस प्रकार हथियार दे सकती है। मित्रों, और इसमें सुदर्शन रेड्डी एक न्यायाधीश थे, उनकी अदालत में ये मामला गया। उन्होंने सलमा जुड़वा कार्यक्रम को पूरी तरह रोक लगाने के लिए सरकार को निर्देशित किया। उस रोक लगाने के कारण किस प्रकार सैकड़ों उस योजना से जुड़े नवयुवकों का इन्हीं आतंकवादी ने किस प्रकार उनको मारा, और इसके बाद
सारे जो विकास के कार्य हुए थे उनको ख़त्म किया। किस प्रकार उस क्षेत्र में रहने वाले उद्योगपतियों, बड़े बड़े सरकारी कर्मचारियों, कोई सारा टैक्स वगैरह सब यही आतंकवादी, यही माओवादी, नक्सलवादी लोग वसूलते थे। ये अदालतें चलाते थे, थाने चलाते थे और माओवाद के हिसाब से सज़ा देते थे। बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से वहाँ रोक करने का काम इन्हीं लोगों ने किया था और इनके समर्थन करने वाले लोग लोकसभा, विधानसभाओं में बैठे थे। उन सब करोड़ों अरबों रुपए का एक बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य था कि देश के बड़े बड़े खनन, खदान और उद्योगपतियों को अपना काम चलाने के लिए सरकार नहीं, इनके संरक्षण की ज़रूरत होती थी। मजबूरी वश वह इनको उसका संरक्षण का टैक्स भी देते थे जो करोड़ों अरबों रुपए में होता था। एक बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य। आप जरा कल्पना करें, 12 राज्यों में तिरुपति से पशुपतिनाथ तक जिन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था निजी हितों के लिए, किस प्रकार के लोग ये हथियार, विदेशी हथियार खरीदते थे। धीरे धीरे इनके विदेश के बाहर चीन और अन्य देशों से भी संबंध कायम हुए, इनको प्रशिक्षण भी मिलता था और देश के अन्य आतंकवादी गिरोहों से इनका जिस प्रकार से संबंध बन गया था, एक बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन मैं मित्रों लगातार कहता हूं, इस देश में राजनीति के 2 दौर हैं, एक 47 से 14 तक और 2014 के बाद। 2014 के बाद इस प्रकार की जब दूसरे दौर की सरकार आई, उन्होंने निर्णय लिया कि बस बहुत हो चुका। पूज्य बाबा साहब के संविधान को चुनौती पेश करके कोई व्यक्ति इस देश में किसी भी क्षेत्र में नहीं रह सकता। और यह जो कार्यक्रम और कठोरता से ऐसे तत्वों से निपटने का काम शुरू हुआ और उसके परिणाम इसी 31 मार्च 2026 को आया, जब हम बड़े गर्व के साथ अपने सभी सुरक्षा बलों का जो शहीद हुए उनका नमन करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए, हम सब सुरक्षा बलों को, गृह मंत्री को, इस देश की सरकार को बधाई और धन्यवाद देते हुए, उन सबको याद करते हुए आज हम सब गर्व से कह सकते हैं कि उस सारे क्षेत्र में पूज्य बाबा साहब का संविधान पूरा सम्मान के साथ पुनर्स्थापित हुआ है। मित्रों, बाबा साहब के संविधान को चुनौती पेश करने वाले विभिन्न आंदोलन, विभिन्न लोग देश के विभिन्न हिस्सों में अभी भी सक्रिय हैं। वह अर्बन नक्सलवाद के रूप में छुपे तौर पर, जिस प्रकार राहु केतु होते, इस प्रकार के लोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, इनको हम जब तक नहीं पहचानेंगे, वो तरह तरह के इस तरह के आयाम हों। इस समय ये आंदोलन जरूर है, लेकिन जब तक इनके समर्थन करने वाले प्रोफेसर्स और इस प्रकार के वामपंथी जिहादी विचारधारा के लोग इस देश में मौजूद हैं, तब बाबा साहब के संविधान को समय समय पर चुनौती देने का काम वह करते रहेंगे। इसको हम 2 घटनाओं के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार वही वी सुदर्शन रेड्डी, जिन्होंने सुलमा जड़वा उस आंदोलन के खिलाफ एक देश हित, गरीब हित और एसटी वर्ग के हित में जो सरकार द्वारा सलमा जुड़वा कार्यक्रम चल रहा था, उसके खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला देकर उस पर रोक लगाई थी। इसी कांग्रेस पार्टी ने उनको उपराष्ट्रपति पद का अपना उम्मीदवार बनाया। ये है अर्बन नक्सलवाद की पहुंच व पकड़ राजनीति में। मित्रों, इसी क्रम में मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, 18 नवंबर 2025 को 1 करोड़ का इनामी खूंखार नक्सली कमांडर माधव हिडवा मारा गया था, जिसने दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों पर भीषण हमला करने का मुख्य अपराधी था, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान वीरगति को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार के दर्जनों हमलों का वो मुख्य अपराधी था। मित्रों, इसी हिडवा ने 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला कर 27 छोटे बड़े नेताओं की हत्या की थी। इस प्रकार के दर्जनों कांडों का मुख्य अपराधी जब वो मारा गया तो किस प्रकार जेएनयू के अंदर वहाँ के वामपंथी विचारधारा के लोगों ने नारे लगाए थे, तुम एक हिडवा मारोगे, घर घर से हिडवा निकलेगा। इस प्रकार के लोग जब तक इस समाज में रहते हैं और हम सब उन्हें नहीं पहचानते, तब तक ये देश सुरक्षित नहीं है। ये हम सब की जिम्मेवारी। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि ये अंक को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वह चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।